बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान सेतु। स्वागत है आप सभी का प्रारंभ बैच के अंदर। प्रारंभ बैच के अंदर 10th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 कवर कर रहे थे हम, जिसके अंदर हम पहुंच चुके थे एक्सरसाइज 3.2 पर। उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने कवर कर लिया था। पूरी की पूरी एक्सरसाइज हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड थी। बाकी की कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आज के लेक्चर में सॉल्व करते हैं। ठीक है, मूव करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम गिवन है, जिसके अंदर हमारे पास दो इक्वेशन है। कौन सी? 2x + 3y = 11। ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशन है इसके अंदर। एक है 2x + 3y = 11 एंड अनदर इक्वेशन इज 2x - 4y = -24 एंड हेंस फाइंड m फॉर व्हिच y = mx + 3। देखिए, बहुत इजी, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, दो इक्वेशन दी रखी है, इन दोनों में से किसकी वैल्यू निकालनी है? y और x की वैल्यू निकालनी है। निकाल के इसमें पुट करना है, जिससे मुझे क्या मिल जाए? जिससे मुझे ये m मिल जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने कौन सी मेथड पढ़ी है? सर अभी तक हमने दो मेथड्स पढ़ी है। कौन कौन सी? सर फर्स्ट इज ग्राफिकल मेथड, अनदर इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सर ग्राफिकल बहुत लंबी है, यूज क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए, सबसे पहले मैं इक्वेशन को लिख के उनकी नेमिंग कर देता हूँ। नेमिंग मतलब नंबर देना। पहले को दिया मैंने फर्स्ट नंबर, दूसरे को दिया मैंने सेकेंड नंबर। ठीक है, पहले को दिया मैंने फर्स्ट नंबर, दूसरे को दिया मैंने सेकेंड नंबर। सो नाउ अब मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे सब्स्टिट्यूशन यूज करना है। सो सब्स्टिट्यूशन का मीन्स क्या था हमारे पास? सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये था कि इक्वेशन के किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर दूसरे में पुट कर देना। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट वाले से। थिंकिंग फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? 2x + 3y = 11। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें से सिर्फ 2x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। जैसे ही मैं 2x की वैल्यू निकालूंगा तो 2x बराबर क्या हो गया? 11 - 3y। क्लियर? ठीक है, कुछ नहीं किया, 3y को इधर लेके गया ताकि मुझे 2x की वैल्यू मिल गई। सर अभी तक तो हम क्या करते थे? अभी तक हम पूरा x खाली छोड़ देते थे। इस बार आपने इसके साथ 2 क्यों छोड़ दिया? सो 2 मैंने इसलिए छोड़ा है इसके साथ क्योंकि मुझे सेकंड इक्वेशन में 2x दिख रहा है। मैं सपोज इस 2 को नीचे ले जाता, फिर इसमें x की वैल्यू पुट करता, बजाय मैं 2x की डायरेक्ट वैल्यू निकाल के पुट कर दूं, मेरा सॉल्यूशन फास्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ छोटे छोटे टर्म्स है, कुछ छोटी छोटी टॉपिक्स है जिनको हमें नोटिस करना चाहिए कि अगर मेरे पास कोफिशिएंट की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में दिख रही है तो मैं उसको डिवाइड में ले जाके डायरेक्ट पुट कर दूं। ठीक है, नाउ अब मैं क्या करूंगा? put value of x in equation 2। हम 2 में पुट कर देंगे। क्यों 2 में पुट करेंगे भाई? क्योंकि हमने किससे निकाली थी? 1 से निकाली थी। x की वैल्यू हमने 1 से निकाली थी, इसलिए हम उसको 2 में पुट करेंगे। चलिए पुट करते हैं 2 में। तो 2x की प्लेस पे पुट करना है हमें, तो 2x की प्लेस पे मैं पुट करूंगा। तो सबसे पहले इक्वेशन क्या थी मेरे? लिख लेता हूँ 2x - 4y = -24। ठीक है, 2x की प्लेस पे क्या आएगा? सर 2x की प्लेस पे आएगा मेरे पास ये 11 - 3y - 4y -24। कोई डाउट? ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? सिंपल सा है। अब मेरे पास सिर्फ y वेरिएबल बचा है, इसको सॉर्ट आउट करना है। क्या करूं मैं? इस 11 को, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको इधर ले जाओ। ये प्लस का है, यहाँ आके माइनस का हो जाएगा, और ये -3y - 4y -7y और -24 -11 माइनस माइनस प्लस, आंसर क्या होगा? माइनस का 35। ये माइनस माइनस प्लस का सिंबल मिल गया। ठीक है, तो इस इक्वेशन से मुझे क्या पता चला कि मेरी y की वैल्यू क्या होगी? 5। सर कैसे? क्योंकि 7y = 35 था, y की वैल्यू निकालने के लिए 7 को नीचे ले जाता, तो 35/7 = what? 5। ठीक है, मैं ये वाला पोर्शन रफ कर देता हूँ ना। मुझे y की वैल्यू मिल चुकी है, अब मुझे x चाहिए। x किसके बराबर था? सर x की वैल्यू थी 2x बराबर मैंने 11 - 3y लिखा था। अगर आपने नोट डाउन किया है तो आपको याद रहेंगी चीजें। ठीक है, तो सर x बराबर क्या हो जाएगा? 11 - 3y/2 आ गया नीचे। बहुत बढ़िया, बहुत इजी है। 11 - 3 × 5/2 क्या होगा? सॉल्व करते हैं।
3 5 सर होता है 15, 11 माइनस 15 माइनस का 4/2, तो x की वैल्यू फाइनली मेरी कितनी आ गई, -2। क्लियर, x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई सर, x की वैल्यू मेरे पास आ गई -2। अब हमारे पास x की वैल्यू है, हमारे पास y की वैल्यू है, x और y की वैल्यू को पुट करेंगे इसमें, जिससे मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने इतना नोट डाउन कर लिया है, तो मैं इस पूरे को रफ कर देता हूं। चलिए, क्या मिला हमें, दो वैल्यूज मिली, x बराबर -2 एंड y बराबर 3। इक्वेशन क्या थी मेरे पास, इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx प्लस 3। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये इक्वेशन एक लाइन की है। ठीक है, जनरली इसमें m स्लोप होता है, हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए y की वैल्यू 3 पुट करी, m की वैल्यू तो m रहेगी, वो फाइंड आउट करना है, -2 प्लस 3। देखिए 3 प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 3 - 3 बराबर -2m बचेगा। 3 - 3 0, -2m, इसका मतलब m की वैल्यू क्या होगी सर, m की वैल्यू 0 होगी। क्लियर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेरी m की वैल्यू क्या है, 0, मतलब कोई स्लोप एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, स्लोप क्या होगा हम बाद में पढ़ेंगे, बट अभी सिंपल वे में हमें m की वैल्यू निकालनी थी इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, इसलिए हमने यूज किया सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है, फॉर्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड सॉल्व देम। लीनियर इक्वेशन की पेयर बनानी है और उन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, इतना हम पढ़ते आ रहे हैं। ये वर्ड प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट आपके पास ऑब्वियसली होगा, आप बुक से इसको रीड कर लीजिएगा। हम डायरेक्ट सॉल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन की बात करें तो हमारे पास क्या गिवन है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर। सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए सर, हमारा सबसे पहला पॉइंट तो यही होना चाहिए कि हम क्या करें, हम लेट अस सपोज कर ले, क्या सपोज करेंगे कि सर x एंड y आर टू नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले हम क्या सपोज करें, सबसे पहले हम ये सपोज करें कि x और y हमारे दो नंबर है। इससे हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या है, पहला स्टेटमेंट, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर 26। तो x और y दो नंबर थे हमारे पास, तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा 26। इक्वेशन नंबर 1 बना ली हमने। सिंपल लिखा है कि दो नंबर का डिफरेंस 26 होगा। वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर, एक नंबर दूसरे से 3 गुना ज्यादा है। ध्यान से देखेंगे हमारा आंसर पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या पता चल रहा है हमें कि x y से बड़ा है। x क्या है, y से बड़ा है। इसका मतलब एक नंबर दूसरे से 3 गुना ज्यादा है। तो अगर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैं लिखूं तो x की वैल्यू किसके बराबर होगी, 3y के बराबर होगी। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। ध्यान से समझते वापस इस कॉन्सेप्ट को। पहला तो इजी था, दो नंबर मान लिए x और y, दोनों का डिफरेंस था 26, x माइनस y 26 लगा दिया मैंने। नेक्स्ट पे क्या है, वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर, एक नंबर दूसरे से 3 गुना ज्यादा है। तो x की वैल्यू अगर y के 3 गुना होगी तब x बराबर 3y होने चाहिए। x के बराबर 3y है, तो x y से 3 गुना ज्यादा है। तभी अगर यहाँ पे हमने x की वैल्यू चेंज करके 3y रखा तो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि जब भी हम किसी बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे अगर तो हमें सब्स्टिट्यूट तो मिल गया डायरेक्ट, x की वैल्यू 3y आ ही रही है। इसको पुट कर देंगे किसमें, फर्स्ट वाले के अंदर पुट करते हैं तो क्या होगा, 3y माइनस y बराबर 26। कितना इजी हो जाएगा सॉल्यूशन। इसके बाद हमें पता है नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना है हमें, 3y माइनस y स्पॉट 2y बराबर 26, जिससे y की वैल्यू कितनी आएगी सर, y की वैल्यू आएगी 13। y की वैल्यू 13 इसमें पुट किया, क्लियर, y की वैल्यू 13 अगर मैंने इसमें पुट किया तो क्या हो जाएगा, या फिर इसमें क्यों पुट करना, आप सेकंड में पुट कर लीजिए, मुझे पता है x की वैल्यू 3y के बराबर है। यहाँ पे भी अगर मैंने लिखा x बराबर 3y तो y की वैल्यू मुझे पता चल चुकी है 13 और x 13 से 3 गुना ज्यादा, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी 39। दिस इज आवर आंसर। पहला आंसर क्या है, y बराबर 13, दूसरा आंसर क्या है, x बराबर 39। हमारे पास x, y की वैल्यूज
आ चुकी है। ठीक है, क्लियर। अब लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इज 39 एंड 13। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से इजीली सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है फॉर्म पेयर ऑफ इक्वेशन एंड सॉल्व। अगेन सेम क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन इज अबाउट द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आउट ऑफ विच एन एंगल is greater than 18 degree from other और smaller than 18 degree from other। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है, सर व्हाट इज, सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, गिवन जो उसको लिख लेते हैं। हमारे पास दो एंगल है, तो लेट अस सपोज टू एंगल्स x एंड y। ठीक है, हमारे पास दो एंगल है x और y, इतना हमें समझ में आ चुका है। अब इसके बाद हमारी कहानी आगे बढ़ेगी। ठीक है सर, एक टर्म आई है, टर्म का नाम है सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए जहां भी सप्लीमेंट्री एंगल लिखे, इसका मतलब बात चल रही है किसकी, 180 डिग्री की, 180 डिग्री की बात चल रही है। हमें कहा गया है कि देयर आर टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स इन द सेंस कि दो एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, और एक एंगल दूसरे से कितना बड़ा है, 18 डिग्री बड़ा है। तो अगर ध्यान से देखो तो मैं कुछ इस टाइप की इक्वेशन बना सकता हूँ कि दो ही एंगल है, उन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। क्लियर। और एक एंगल दूसरे से कितना छोटा है, एक एंगल दूसरे से 18 डिग्री छोटा है, इस 18 डिग्री स्मॉल। क्लियर। इसको नाम दे दूं मैं इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दे दूं इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देखेंगे तो कुछ इस टाइप की इक्वेशंस बनती हुई दिखाई देगी, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल मतलब 180 डिग्री होना चाहिए सम, तो दो एंगल का सम 180 डिग्री है। क्वेश्चन में ये भी गिवन दिया हुआ है कि एक एंगल दूसरे से 18 डिग्री छोटा है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे तो हमें सब्स्टिट्यूशन तो दिख ही रहा है। इस सेकंड इक्वेशन में से मैं x की वैल्यू निकाल लूं तो x बराबर कितना हो जाएगा, 18 प्लस y, और इसको पुट कर दूं मैं फर्स्ट वाले में, मेरा सॉल्यूशन इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए पुट करके देखेंगे इसको, अगर फर्स्ट वाले में, इसको अगर मैंने फर्स्ट में पुट किया, देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। x की वैल्यू पुट करते हैं इसमें, सो 18 प्लस y इज इक्वल्स टू व्हाट, 180 डिग्री। ये 18 उधर जाके माइनस का हो जाएगा और y बाय 2y हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 18, कितना हो जाएगा हमारा आंसर, सर 162 बाय 2, 2 मल्टीप्लाई में था, 2 डिवाइड में चला गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 81 डिग्री। क्लियर, 81 डिग्री। अब देखेंगे यहाँ से x की वैल्यू y से 18 डिग्री ज्यादा थी, तो डायरेक्ट x की वैल्यू में निकाल देते हैं। y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सर y की वैल्यू आई है 81 डिग्री, पुट किया इसमें 81, तो आंसर कितना हो जाएगा, 99 डिग्री। हमारा सॉल्यूशन आ चुका है। हमारा एक एंगल कितने डिग्री का है, x की वैल्यू है हमारे पास 99 डिग्री और y की वैल्यू है हमारे पास 81 डिग्री। ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, सो मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या गिवन है, द कोच ऑफ अ टेस्ट ईच बॉल। मैंने गिवन लिख लिया है। ठीक है, स्टेटमेंट आप बुक से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं चाहूंगा कि मैंने यहाँ गिवन तो लिख दिया है, आप स्टेटमेंट को बुक से पढ़िए और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, देन आप यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, सो मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या गिवन है, कोच बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। ठीक है, 7 बैट और 6 बॉल लिए हैं इतने अमाउंट में। अगेन शी बाइज जो भी है 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर दिस। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम बचपन में बहुत सॉल्व कर चुके हैं कि हम बाजार गए, हमने इतने आम लिए, हमने इतने एप्पल्स लिए, हमने इतने मैंगोस लिए, हमने इतने वेरियस टाइप के फ्रूट्स लिए एंड उसका टोटल कॉस्ट इतना हुआ, तो सपोज एक फ्रूट का कॉस्ट कितना हुआ। सो बेसिकली तब हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते थे। अभी हमारे पास एक प्रॉपर वे है सॉल्व करने का। कैसे सर, लेट अस सपोज, क्या सपोज करेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 बैट कितना है, एक बैट का कॉस्ट है सर हमारे पास, लेट अस सपोज दैट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज व्हाट, कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज x rupees. Similarly, suppose that cost of 1 ball is
वाई रुपीस, एक्स रुपीस वाई रुपीस मान लीजिए, आपकी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अभी तक जितना भी हमने कवर किया है उसके बेसिस पे हम इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, 7 बैट्स, तो 7 बैट्स की कॉस्ट कितनी होगी 7x, 6 बॉल की कॉस्ट कितनी होगी 6y इज इक्वल टू व्हाट 3800। ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। अगेन 3x प्लस y, सॉरी 5y बराबर 1750। ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देना है, तो मुझे हर एक बैट हर एक बॉल की कॉस्ट पता चल जाए। ठीक है, वही सेम तरीका क्या करना है, सबसे पहले हमें लेना है किसी एक इक्वेशन को, उसमें से हमें क्या फाइंड आउट करना है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करके सेकंड में सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, आई होप आपने ऊपर का गिवन नोट डाउन कर लिया होगा, क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी है तो मैं ऊपर का पोर्शन रफ कर देता हूँ। ठीक है, चलिए इन दोनों को सॉल्व करना है, तो मैंने मान लिया कि टेक इक्वेशन नंबर मैंने 1 लिया, आप 2 भी ले सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 7x प्लस 6y इक्वल्स टू कितना है 3800 है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें से y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, किसी भी वैल्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं आप, चाहे x की निकाल चाहे y की निकाल, मैं इसमें से y की निकालता हूँ। तो 6y बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 7। क्लियर, यहाँ से 6 हटेगा तो 6 चला जाएगा इसके नीचे। ये क्या आई मेरी, ये आई मेरी y की वैल्यू। इस y की वैल्यू को मैं पुट कर दूं किस में, इस y की वैल्यू को मैं पुट कर दूं इक्वेशन नंबर 2 में। क्लियर, चलिए पुट करते हैं, मैं इन इक्वेशंस को साइड में लिख देता हूं। ठीक है, सो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी 7x plus 6y equals to 3800 and 3x plus 5y equals to 1750. Okay, equation number 1, equation number 2 डन। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हमने इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू निकाली थी, तो इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 क्या है 3x plus 5y equals to 1750। पुट करते हैं y की वैल्यू, तो 3x प्लस कोफिशिएंट 5 वैसा का वैसा रहा, y की वैल्यू लिखी मैंने 3800 माइनस 7, यहाँ पे x आएगा अपॉन 6 बराबर 1750। एलसीएम ले लेते हैं पूरे इसका टर्म का, पूरी टर्म का एलसीएम लूंगा तो 6 3 जा 18। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 18x, मल्टीप्लाई कर दूंगा इसका अंदर 5 इंटू 38, कितना हो जाएगा मेरे पास 5 इंटू 38 हो जाएगा मेरे पास 19000 माइनस 5 7 जा 35x। अभी भी इस पूरी टर्म के नीचे बचा है 6 और 1750। सर इस 6 को हम यहाँ मल्टीप्लाई में ले आए, बिल्कुल ला सकते हैं। अगर इस 6 को यहाँ मल्टीप्लाई में ले आए तो क्या हो जाएगा, कीजिए मल्टीप्लिकेशन, इस 6 को यहाँ मल्टीप्लाई में ले आया तो मेरा आंसर हो जाएगा 0 0 42 and 3 45 and 6 1 the 6 4 10 10500। ठीक है, डन। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 18x माइनस 35x कितना हो जाएगा माइनस का 17x। क्लियर, और ये 10500 माइनस 19000, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आंसर देगा मुझे 10500 मुझे आंसर देगा 8500। तो इससे मुझे ये माइनस का सिंबल आएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, इससे मुझे x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, x की वैल्यू मिलेगी मुझे 500। क्लियर, 75 से 85 हो जाएगा तो मुझे x की वैल्यू कितनी मिल गई, सर मुझे x की वैल्यू मिल गई यहाँ पर 500। अब इस x की वैल्यू को पुट करते हैं किसके अंदर, y के अंदर। तो y बराबर क्या था 3800x माइनस 7 मल्टीप्लाई 500 अपॉन 6। 7 5 जा 35, तो 3800 माइनस 3500 बाय 6 कितना बचेगा 300 बाय 6। तो
आ गया हमारा आंसर 50। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 50। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हमारा प्रॉपरली आंसर। तो x की वैल्यू आई है ₹500 और y की वैल्यू आई है ₹50। बहुत बढ़िया सर। हम एक बैट ले आएंगे किसी अच्छे विलो का और एक व्यक्ति की बॉल लेकर क्रिकेट खेल लेंगे। बिल्कुल ठीक है, जनरली कॉस्ट इतनी पड़ती है। ओके, सो फाइनली हमारा आंसर मिल चुका है हमें क्वेश्चन में। एक बैट की कॉस्ट ₹500 है और एक बॉल की कॉस्ट ₹50 है। ठीक है, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, गिवन अ टैक्सी राइड कंसिस्ट ऑफ 2 चार्जेस, है ना। हम किसी भी टैक्सी में बैठेंगे इसके 2 चार्जेस, ठीक है, सिंपल सी बात है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, ये बनाई मैंने मेरी टैक्सी, ठीक है, ये आया एक पर्सन ए, इन भाई साहब को जाना है टैक्सी की राइड में। ठीक है, अगर आप मुंबई में घूमने गए होंगे तो आपको पता होगा कि टैक्सी में बैठने का ही पैसा लग जाता है। टैक्सी में बैठता है आप तो आपका टैक्सी का मीटर होता है, वो मीटर ऑन करते हैं तो वो लगता है कि भैया 10 रुपये से चालू होगा, उसके बाद आप जितना जाएंगे उतना चार्ज लगना है आपको। ठीक है, सेम केस है यहाँ पर, सेम केस हुआ है इस टैक्सी राइडर के साथ। जैसे ही वो टैक्सी में बैठा, भाई ने बोलते कि भाई आप टैक्सी में बैठ चुके हैं, आपका मीटर चालू हो चुका है। मीटर चालू होने की लग गए मुझे X रुपीस चार्ज। अब आप जितने दूर जाएंगे उतना मीटर चार्ज करेगा, तो उसको मैंने मान लिया Y रुपीस। अब सिचुएशन को समझ रहे हैं, देखिए अगर मैं टैक्सी में बैठा, टैक्सी में बैठने पे मुझे X रुपीस चार्ज देना पड़ रहा है। अभी तक गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हुई है, मैंने कुछ डिस्टेंस कवर नहीं किया है, सिर्फ बैठने का भाड़ा इतना है X रुपीस। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठूंगा, मेरी टैक्सी आगे बढ़ेगी, किलोमीटर वाइज उसका चार्ज लगेगा। ठीक है, ये तो हम डेली लाइफ में ट्रैवल करते तो हमें पता चल जाता है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन के नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, चार्जेस फॉर ट्रैवलिंग 10 किलोमीटर इज ₹105। भैया अगर मैं 10 किलोमीटर चला तो मेरे चार्जेस कितने हो जाएंगे, ₹105 हो जाएंगे। चार्जेस फॉर ट्रैवलिंग 15 किलोमीटर इज ₹155। अगर 15 किलोमीटर चला तो मेरे चार्जेस कितने हो जाएंगे, 155 हो जाएंगे। देखिए ध्यान से, तो मैं फर्स्ट वाले की इक्वेशन लिखता हूँ पहले। फर्स्ट वाले की इक्वेशन के अकॉर्डिंग जैसे मैं 10 किलोमीटर गया, देखिए पहले तो मैं टैक्सी में बैठा तो मुझे X रुपीस चार्ज नहीं लग गए। फिर मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10 किलोमीटर, तो चार्जेस पर किलोमीटर कितना हो जाएगा, 10y। 1 किलोमीटर का y चार्ज था, 10 किलोमीटर का 10y चार्ज हो जाएगा, बराबर किसके बराबर है, 105। इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि वो चला 15 किलोमीटर, चार्जेस तो फिक्स चार्ज तो वही है, टैक्सी बैठने का भाड़ा चेंज तो हुआ नहीं, चेंज हमारा डिस्टेंस हो रहा है, तो 15y बराबर 155। डन। इससे हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो मुझे फिक्स चार्ज और चार्जेस पर किलोमीटर मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। आई होप आपने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई किया होगा। ठीक है, चलिए जिन्होंने ट्राई किया है अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। जिन्होंने अभी ट्राई नहीं किया वो अभी सोल्यूशन को देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई कीजिएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं। x + 10y बराबर 105, x + 15y बराबर 155। मैं लेता हूँ टेकिंग इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को लिया मैंने इस पे, और 1 को लेने के बाद मैंने क्या करा, x + 10y बराबर है मेरा 105, तो x की वैल्यू निकाल दी मैंने 105 माइनस 10y। तो इसको पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि 1 से लिया था 2 में पुट करेंगे। 2 क्या है, x + 15y बराबर 155। x की वैल्यू डाल देते हैं, यहाँ पे क्या है 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। ये 105 यहाँ पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 10y प्लस 15y, 5y बराबर 155 माइनस 105, जो होता है किसके बराबर, जो हो जाएगा मेरे 50 के बराबर। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10 क्या रुपीस, y की वैल्यू 10 रुपीस आ गई मेरे पास। तो ये तो हमारा किसके आ गया, चार्जेस पर किलोमीटर। फिक्स चार्ज क्या था हमारा, फिक्स चार्ज था हमारा x, निकाल लेते हैं फिक्स चार्ज क्या है 105 माइनस 10y, y की वैल्यू है 5 रुपए, तो 105 माइनस 10 मल्टीप्लाई 5, तो 105 माइनस 50, तो 55 रुपीस। ठीक है, क्लियर। तो फिक्स चार्ज कितना हो जाएगा हमारा, सर हमारा फिक्स चार्ज हो जाएगा 55
जस्ट अ मिनट, एक मिस्टेक हुई, छोटी सी मिस्टेक हो चुकी है। 55 रुपीज बैठने का चार्ज ज़्यादा नहीं लग गया आपको, 5 रुपीज, ठीक है, सॉरी हमने 5 ले लिया था। तो अगर मैंने y की प्लेस पे 10 पुट किया तो 105 माइनस कितना रहेगा 5 रुपीज। तो हमारे सिर्फ टैक्सी में बैठने का चार्ज, फिक्स चार्ज कितना है सर? टैक्सी में बैठने का फिक्स चार्ज है मेरा 5 रुपए, और फिर उसके बाद जाने का कितना है सर? उसके बाद जाने का तो है हमारे पास 10 रुपीज, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने चार्जेस पर किलोमीटर और फिक्स चार्ज निकाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे एक और चीज पूछी है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हमारा 25 किलोमीटर का चार्ज कितना होगा। बहुत इजी है, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? x प्लस 25 बाय, बिल्कुल ठीक है, x फिक्स चार्ज, टैक्सी में बैठने का चार्ज लग गया, कितना किलोमीटर चला? 25 किलोमीटर, तो चार्ज कितना हो जाएगा? 25y। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 10, आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 255 रुपीज। इसके लिए हमारा 25 किलोमीटर चलने के लिए, ठीक है। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि एक फ्रैक्शन है मेरे पास, ठीक है। उस फ्रैक्शन में अगर मैं 2 को ऐड करूं न्यूमरेटर, n मतलब न्यूमरेटर है, d मतलब डिनोमिनेटर, मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, n मींस न्यूमरेटर एंड d मींस डिनोमिनेटर, ठीक है। मेरे पास क्या एक फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन में क्या लिखा है कि अगर मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 का एडिशन किया तो मेरा फ्रैक्शन 9/11 हो जाएगा। एंड अगर मैं सेम फ्रैक्शन में दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 3 का एडिशन करूं तो मेरा फ्रैक्शन 5/6 हो जाएगा। तो वही सिंपल सा फंडा है हमारे पास। लेट अस सपोज, क्या सपोज करेंगे? न्यूमरेटर क्या है हमारे पास? n मान लिया, और डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास? d मान लिया। x y की जगह यहाँ पे हमने nd मान लिया, आप x y भी मान सकते हैं, ठीक है। फिर कोई इशू की बात नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये दो क्या है हमारे पास? 2 वेरिएबल है, ठीक है। सो फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग अगर मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड किया तो मेरा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 9/11। इसका मतलब अगर मैंने n प्लस 2 और d प्लस 2, न्यूमरेटर ऊपर होगा डिनोमिनेटर नीचे होगा, किया तो मेरा होगा 9/11। सेकेंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर मैंने दोनों में 3 ऐड किया तो मेरा फ्रैक्शन हो जाएगा 5/6, ठीक है। आई होप आपने ऊपर का गिवन नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरा रफ करके इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। अब तक आप भी मेरे साथ ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर n मीन्स न्यूमरेटर, d मीन्स डिनोमिनेटर। चलिए पहली इक्वेशन के अकॉर्डिंग मुझे क्या मिल रहा है कि n प्लस 2 अपॉन d प्लस 2 बराबर 9/11। सॉर्ट आउट करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो 11 मल्टीप्लाई n प्लस 2 बराबर 9 मल्टीप्लाई d प्लस 2। क्या हो जाएगा हमारे पास? 11n प्लस 22 9d प्लस 18, ठीक है। तो 11n माइनस 9d बराबर माइनस का 4, ये आएगी मेरी इक्वेशन। ये 22 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, और 18 में से माइनस 22 जाएंगे तो बचेगा माइनस का 4। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। चलिए मूव करते हैं इक्वेशन नंबर 2 की तरफ। इक्वेशन नंबर 2 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? n प्लस 3 अपॉन d प्लस 3 बराबर 5/6। सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई इधर, d प्लस 3 का मल्टीप्लाई इधर, तो क्या हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई n प्लस 3 बराबर 5 मल्टीप्लाई d प्लस 3, 6n प्लस 18 5d प्लस 15, तो 6n माइनस 5d बराबर माइनस का 3। 6n माइनस 5d बराबर माइनस का 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है।
जैसे जैसे हम आगे मूव ऑन करते जाएंगे हमारे क्वेश्चंस की कॉम्प्लेक्सिटी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, इसके लिए हमें स्पेस भी उतनी ज़्यादा ही लगेगी। ठीक है, मैं दोनों को यहाँ पे लिखा छोड़ देता हूँ। ये दो इक्वेशन है मेरे पास। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। 11n माइनस 9d, 7d अच्छा बनाओ बिल्कुल बेटा। 6n माइनस 5d बराबर माइनस का 3। ठीक है, इनका नामकरण कर देंगे 1 2, पता है कैसे करते हैं। ये डाल दिया मैंने 1, ये डाल दिया मैंने 2। चलिए किसी एक इक्वेशन को उठाते हैं। मैं पहली वाली को ही उठा लेता हूँ। तो पहली वाली से मैं निकालूंगा क्या, टेकिंग 1, तो क्या हो जाएगा 11n माइनस 9d बराबर माइनस का 4। तो 11n बराबर 9d प्लस 4, तो n की वैल्यू हो जाएगी 9d प्लस 4 अपॉन 11। देन इसको पुट करेंगे सेकंड वाले के अंदर। पुट करते हैं इसको सेकंड वाले के अंदर। सेकंड की इक्वेशन क्या है मेरे पास, सेकंड वाले की इक्वेशन है 6n माइनस 5d बराबर माइनस 3। n की वैल्यू पुट करते कितना है हमारे पास 9d प्लस 4 बाय 11। जस्ट अ मिनट, ये 4 नहीं है, माइनस का साइन है ना, क्योंकि 9d माइनस का हो जाएगा प्लस का हो गया, 4 तो भी माइनस का ही है। यहाँ पे भी क्या है 9d माइनस 4 माइनस 5d बराबर माइनस 3। एलसीएम ले लेते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दोनों काम एक साथ बिल्कुल करना पड़ेगा हमें जल्दी सॉल्व करने के लिए। 6 9 का 54d, 6 4 का 24। इस 11 का मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो ये हो जाएगा 55d बराबर माइनस 3 अपॉन 11। सर इसलिए को रखा क्यों है इधर, इसको भी इधर मल्टीप्लाई कर देते। इसको उधर ले जाकर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 33। अब एक सिंगल लाइन मेरी इक्वेशन आ चुकी है। बिल्कुल सर, 54d माइनस 55d सर बहुत बढ़िया, माइनस d बचेगा, माइनस 33। ये 24 भाई साहब इधर माइनस के थे, उधर जाके ये प्लस के हो जाएंगे। तो माइनस d बराबर माइनस 9। तो d की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 9, d की वैल्यू आ गई मेरे पास 9। ठीक है, तो x की n की वैल्यू कितनी थी मेरे पास 9d बराबर माइनस 4। तो d की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, सॉरी d की वैल्यू 9 आ चुकी है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पुट कर देते हैं 9 मल्टीप्लाई 9 माइनस 4 बाई 11, 81 माइनस 4 बाई 11, 77 बाई 11। तो आंसर इज व्हाट 7। तो n की वैल्यू कितनी होगी सर, n की वैल्यू हो गई 7। ठीक है, n की वैल्यू 7 हो गई। तो फाइनली हमारा फ्रैक्शन क्या आएगा, हमारा फ्रैक्शन किससे मिलके बना था सर, हमारा फ्रैक्शन बना था दो चीजों से मिलके। कौन सी दो चीजें थी वो, फ्रैक्शन था सर हमारा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के बराबर। n की वैल्यू आ गई 7, d की वैल्यू आ गई 9। तो दिस इज आवर सॉल्यूशन। आप चाहे चेक भी कर सकते हैं, अगर मैंने 7 के साथ 2 प्लस कर दिया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9/11, और अगर 3 प्लस कर दिया तो 10/12 हो जाता, जो भी छोटा होके रेशो कट डाउन होकर 5/6 में कन्वर्ट हो जाता। ठीक है, अब चाहे तो इसको पुट करके चेक कर सकते हैं कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है या नहीं इस पर्टिकुलर आंसर। ठीक है, सो मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ एक्सरसाइज के। ये वर्ड प्रॉब्लम है 8 से रिलेटेड है। ठीक है, गिवन क्या है हमें 5 ईयर हैंस। 5 ईयर हैंस मतलब क्या चल रही है बात, आफ्टर 5 ईयर्स। ठीक है ना, आज से 5 साल बाद। तो आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है, आफ्टर 5 ईयर्स क्या हो जाएगी, जैकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। जैकब will be 3 times elder from his son, और 5 years ago, 5 साल पहले, किससे, आज से 5 साल पहले जैकब एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जैकब की एज उसके सन से 7 गुना ज्यादा थी। जैकब वॉज 7 times elder from his son। सर यहां से देखेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट हम इसको बिल्कुल इजी लेके चलेंगे। ठीक है, आज से, आज की मानते हैं आज। तो हम बात करते हैं करंट की। करंट एज ऑफ जैकब कितनी होगी, उसकी सन की कितनी होगी, ये निकालते हैं। देखिए करंट एज ऑफ जैकब और सन निकालना है
मतलब अभी इसकी जैकब की एज कितनी है और उसके सन की एज कितनी है, ठीक है ना। एज ऑफ जैकब, एज ऑफ सन। अभी मान लेते हैं कि जैकब की एज x ईयर्स है, उसकी सन की एज y ईयर्स है। बिल्कुल से मान लिया हमने कि अभी जैकब x साल का है, उसका सन y साल का है। आज से 5 साल पहले जैकब विल बी 3 टाइम्स एल्डर फ्रॉम हिज सन, ठीक है। आज से 5 साल पहले जैकब की एज उसके सन से 3 गुना ज्यादा थी। तो 5 साल पहले चलते हैं, तो जैकब की एज से 5 साल माइनस करें, उसकी सन के से 5 साल माइनस करने पड़ेंगे, ये दोनों 5 साल पहले। ऑब्वियसली बात है, एक की एज से 5 साल कम है, दूसरे की एज से 5 साल पीछे जाना पड़ेगा, दोनों साथ में पीछे जाएंगे 5, ठीक है। तो जैसे ही हमने जैकब की एज से 5 साल पीछे गए और उसकी सन की एज से आफ्टर लिखा है, तो ऐड कर देते हैं, बाद में चलेंगे। जैसे ही हम जैकब की एज से 5 साल आगे गए और उसके सन की में 5 साल आगे गए, तो जैकब की एज उसके सन से 3 गुना ज्यादा थी। सिमिलरली 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले, आज की एज कितनी है x, तो आज से 5 साल पहले की एज कितनी होगी, आज से 5 साल पहले की एज होगी x - 5। जैसे जब हम आज से 5 साल बाद गए तो x + 5 थी, वैसे ही जब हम आज से 5 साल पहले जाएंगे तो x - 5 होगी बराबर 7 y - 5, ठीक है। क्लियर। सर आप एज की बात कर रहे हो, बाहर बारिश का माहौल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है बारिश का माहौल, पर क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट खत्म करते हैं इस क्वेश्चन को। तो मुझे मिल गई 2 केसेस, 2 सिचुएशन मिल गई। मैं ऊपर वाला क्वेश्चन रफ कर देता हूँ ताकि हम इन दोनों सिचुएशन को प्रॉपर्ली सॉल्व करके उनकी करंट एज फाइंड आउट कर सके। करंट एज कितनी है, xy है, मुझे सिर्फ x और y की वैल्यू निकालनी, तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले क्या लिखा है सर, सबसे पहले लिखा है x + 5 बराबर 3y + 5। सॉल्व करते हैं इसको, x + 5 3y + 5, ठीक है। ध्यान से देखेंगे अगर, तो इसको मैं सॉल्व करने के बजाय इसको नाम दे दूं इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दे दूं इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों में से किसी एक में से x की वैल्यू निकाल दूं और दूसरे में पुट कर, तो मेरा आंसर इजीली सॉल्व हो जाएगा। मुझे प्रॉपर इक्वेशन बनाने की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैं क्या कहना चाहता, आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। जैसे मेरे पास ये मुझे लिख रहा है, ठीक है, ये 2 चीजें मुझे दिख रही है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। इसको प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बजाय मैं डायरेक्ट अगर वैल्यू निकाल दूं 3y + 5, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो क्या हो जाएगा 3y + 15। तो x की वैल्यू 5 को इधर ले आओ, तो 3y + 15 - 5, 15 - 5 हो जाएगा 3y + 10। ये किससे आई, ये फर्स्ट से आई, किससे आई, हमारी इक्वेशन फर्स्ट से आई, ठीक है। अब मुझे x की वैल्यू मिल चुकी है ना, तो मैं इस x की वैल्यू को डायरेक्ट इसमें पुट कर दूं, बजाय मैं इसको रिजॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाऊं, जिससे मेरा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इसको पुट किया इसके अंदर, यहाँ सॉल्व करते हैं इस पोर्शन को, तो x - 5 बराबर है 7 × y - 5। x की वैल्यू कितनी है सर, 3y + 10 - 5। इसका मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो 7y - 35, 10 - 5 5, 7y - 35। इस 35 को इधर ले आएंगे तो 35 प्लस का हो जाएगा, इस 3 को उधर ले जाएंगे तो 3 माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 4y। तो y की वैल्यू कितनी आई, 10। y किसकी एज थी सर, y थी हमारे सन की एज, जैकब के सन की एज। y किसकी एज थी, y थी जैकब्स सन। अभी जैकब की एज बची है, तो जैकब की एज यहाँ पे निकाल लेते हैं। अगर y की वैल्यू 10 साल है तो 3 × 10 + 10, तो जैकब की वैल्यू कितनी होगी, 40 इयर्स हो जाएगी। ये किसकी एज है सर, ये एज आ गई हमारे जैकब की। क्लियर। मैं इस पूरे को रफ करके प्रॉपर्ली यहाँ पे उनकी एजेस लिख देता हूँ, फिर हम कंडीशंस को चेक करेंगे कि बिल्कुल हमारा आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा और सॉल्यूशन आपने देखा होगा, ठीक है। चलिए, तो मैंने जैकब की एज कितनी आई, 40 इयर्स। जैकब के सन की एज कितनी आई, 10 इयर्स, ठीक है। बात करते हैं आज से कितने साल पहले की, आज से 5 साल पहले की। अगर मैं आज से 5 साल पहले जाऊंगा, ठीक है,
बिफोर 5 years, अरे 5 years बिफोर लिखते अगो लिखते 5 साल पहले, 5 साल पहले जैकब की एज कितनी हो जाएगी, 40 में से 5 कम करेंगे 35, सन की एज कितनी हो जाएगी 5, तो ये किसका रेशो आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब 7 गुना बड़ा है। 5 years later, 5 साल बाद जैकब की एज कितनी हो जाएगी 45, सन की एज कितनी हो जाएगी 15, 3। बिल्कुल हमारी कंडीशन भी मैच कर गई कि आज से 5 साल पहले जैकब की एज उसकी सन से 7 गुना ज्यादा थी, एंड आज से 5 साल बाद जैकब की एज उसके सन से 3 गुना ज्यादा होगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि सब्स्टिट्यूशन करने के लिए हमें हमेशा प्रॉपर एक इक्वेशन बनानी पड़े स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। हम चाहे तो अगर हमें दिख रहा है कि हमारे एक वेरिएबल की वैल्यू इजीली निकल रही है तो वहां से निकाल के दूसरे में पुट कर देंगे, इससे हमारा टाइम बचेगा, हमारी स्टेप्स बचेगी और हमारा सॉल्यूशन भी इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, सो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में न्यू मेथड के साथ एलिमिनेशन मेथड कवर करेंगे जिससे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। वो और थोड़ी सी शॉर्टकट मेथड होगी, बट हाँ सारी की सारी मेथड को कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है, इसलिए जहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन इजीली हो रहा हो वहाँ पे आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, गुड बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान सेतु।